Hello students, and once again welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the types of assessment. In previous lecture we have already discussed what is assessment and what are the different types of assessment. There we get very precise definition about assessment, and that is determination of tax liability under CGST 2017. We have also discussed there are 5 types of assessment. The very first is self-assessment under section 59, the second one is provisional assessment under section 60, remaining 3 assessment which we are going to discuss today only, and that is scrutiny assessment, summary assessment, and third one is best judgment assessment. There are further 2 assessment in best judgment assessment. The very first is non-filer assessment or unregistered assessment, and second one is special case assessment. So guys, without any further delay, let's get started with today's lecture. स्टूडेंट्स, हम ये टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं असेसमेंट अंडर जीएसटी, जिसमें स्क्रूटनी असेसमेंट, समरी असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये यूनिट 3 का कंटिन्यूएशन है, पार्ट 11 है, जीएसटी कंटिन्यूएशन चल रहा है। ये हमारे टॉपिक हैं जिनको हम ऑलरेडी कल कवर कर चुके हैं। असेसमेंट के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें आपने कल देखा टैक्स पेयर होते हैं और टैक्स अथॉरिटी होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में अगर आपने मिस कर दिया है तो वो लेक्चर ज़रूर देख लें, वहाँ से आपको असेसमेंट के बारे में डेफिनेशन और उनके टाइप्स और सेल्फ असेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है वहाँ पे ये पता चल जाएगा, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट और प्रोविजनल ये वाला हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज हमारा मेन फोकस इन 3 पर है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न के बारे में कहा जा रहा है। तो स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, वापस से किसी चीज़ के बारे में रीचेकिंग आपने सुना होगा। तो जब ऑफिसर, जो कि प्रॉपर ऑफिसर होते हैं जीएसटी अथॉरिटी के, जब उन्हें ऐसा लगता है कि जो आप टैक्स लायबिलिटी जो आपने टैक्स भरा हुआ है उसमें कुछ करेक्टनेस नहीं है, तो वहाँ पे वो स्क्रूटनी करते हैं। क्यों स्क्रूटनी करते हैं? ताकि वेरीफाई किया जा सके कि आपको जितना टैक्स आपका बन रहा था लायबिलिटी, आपने उतना ही पे किया हुआ या नहीं किया हुआ। ये बिल्कुल ही नॉन कंपलसरी है, मतलब कि ये नॉन कंपलसरी, ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब होना ही चाहिए, बट इसको स्क्रूटनी इसलिए किया जाता है ताकि वेरीफाई किया जा सके करेक्टनेस, आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है और आपने जितना दिया हुआ है उसकी वेरिफिकेशन के लिए स्क्रूटनी किया जाता है। और ये ऑफिसर करता है पूरी तरीके से। ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ये लीगल, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न इज़ नॉट अ लीगल और जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये लीगल नहीं है कि इसको आपको कराना ही कराना है, या जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है कि इसको आपको कराना है, इसके लिए अलग से कोई ऑर्डर्स पास नहीं होते हैं। ऑफिसर नॉर्मल बैलेंस में स्क्रूटनी करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई डिस्क्रिपेंसीज़ है, डिस्क्रिपेंसीज़ का मतलब कोई डिफरेंसेस हैं, कुछ ऐसा चीज़ है जो उन्हें लगता है कि करेक्ट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में वो एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं टैक्स पेयर से या टैक्सेबल पर्सन से। वहाँ पे ऑफिसर पूछ सकते हैं कि भाई ये हमें यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री नई चीज़ें समझ में आ रही हैं, या वैल्यू करेक्ट नहीं है, या कुछ डिस्क्रिपेंसी है। तो ऐसी सिचुएशन में वो सवाल भी कर सकते हैं। देखिए, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न में 2 चीज़ें होती हैं। जब कोई भी ऑफिसर आपके द्वारा जो आप फाइल करते हैं रिटर्न, वहाँ पे स्क्रूटनी वो करता है, तो वहाँ पे 2 केसेस होते हैं। या तो वो सेटिस्फाई हो जाता है या वो सेटिस्फाई नहीं होता है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो ये वाला केस आता है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये वाला केस आता है। ठीक है। अब भाई, आप अगर एग्जामिनेशन में चेकिंग कराते हो तो 2 ही चीज़ें होती हैं ना, तीसरा तो और कुछ होता नहीं है। स्क्रूटनी में या तो आपके नंबर बढ़ते हैं या आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं, ये ऐसे ही होता है ना। तो इसमें भी क्या होता है, रिटर्न में स्क्रूटनी हुआ और जो ऑफिसर है वो सेटिस्फाई हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में जो टैक्सेबल पर्सन होगा उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भाई आपका स्क्रूटनी हो गया है, सब कुछ ठीक है, कोई फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा, ओके, चैप्टर क्लोज। मतलब वो सेटिस्फाई हो गया है, सेटिस्फैक्ट्री है, सब कुछ नॉर्मल, ओके। दूसरा सिचुएशन है कि जब स्क्रूटनी के दौरान ये पाया गया कि टैक्सेबल पर्सन ने कुछ करेक्टनेस, या मतलब उसने जो टैक्स फाइल किया हुआ है, जो रिटर्न उसने जो फाइल किया हुआ है, वो रिटर्न उसने गलत फाइल किया हुआ है और ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑफिसर जो है एक्शंस ले सकता है। ऑफिसर क्या करेगा, पहला क्या करेगा कि पहला ये होगा कि व्हेन टैक्सेबल पर्सन डज नॉट गिव अ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन विद इन 30 डेज़, मतलब प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा कि एक्शन लेगा। अगर टैक्सेबल पर्सन 30 डेज़ के अंदर में कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन अगर नहीं देता है, मतलब कि आपको जितना रिटर्न फाइल करना चाहिए था आपने उतना रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है, ज़्यादा किया है या कम किया है, या आपने कुछ छुपाया है, करेक्टनेस नहीं है,
तो ऑफिसर आपसे कुछ सवाल जवाब करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन वो चाहेगा, तो 30 डेज़ के अंदर में अगर आपने सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दे दिया, वेल एंड गुड। अगर आपने सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दिया 30 डेज़ के अंदर में और रीज़नेबल टाइम के अंदर में, तो ऑफिसर कुछ चीज़ों पे एक्शन ले सकता है। क्या कर सकता है वो? ये सारी चीज़ें कर सकता है। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। when explanation is not satisfactory, पहला केस क्या है कि जब टैक्सेबल पर्सन 30 डेज़ के अंदर में, विद इन 30 डेज़ में वो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं देता है तो एक्शन लिया जा सकता है। दूसरा क्या दूसरा किस सिचुएशन में ऑफिसर एक्शन ले सकता है? ही डज़ नॉट रेक्टिफाई का मतलब सुधार करना, रेक्टिफाई द डिस्क्रिपेंसीज, मतलब जो भी डिफरेंसेस हो रहे हैं, जो भी डिस्क्रिपेंसी हो रही हैं, उनको रेक्टिफाई नहीं करता है रीज़नेबल टाइम में, या जो टाइम दिया है ऑफिसर ने उस पीरियड में, उस स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर में जो टैक्सेबल पर्सन है वो चीज़ों में सुधार अगर कर लें तो भी वेल एंड गुड है। लेकिन अगर वो सुधार नहीं कर रहा है और डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, जितना उसकी टैक्स लायबिलिटी बन रही थी, जितना उसे रिटर्न फाइल करना था या जितनी उसकी टैक्स लायबिलिटी थी उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं और उसमें रेक्टिफाई वो नहीं कर रहा है रीज़नेबल टाइम के अंदर में, तो भी ऑफिसर ये सारी चीज़ें ले सकता है, मतलब एक्शंस ले सकता है। अब ऑफिसर क्या कर सकता है? ऑफिसर ऑडिट कर सकता है। ऑडिट माने जांच पड़ताल। अब ऑडिट क्या होता है? ऑडिट ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे यूनिट 4 में, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 3 के बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक जो छूट गए थे। मैं यूनिट 4 में आपको ऑडिटिंग ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, जांच पड़ताल करना। तो सेक्शन 65 के अंतर्गत में ऑफिसर ऑडिट कर सकता है आपने कितना साल में परचेज़ किया, आपका सेल्स अकाउंट क्या है, परचेज़ अकाउंट क्या है, आपने कितना आउटवर्ड लायबिलिटी दिया, कितना इनवर्ड दिया, आपने आईटीसी कितना क्लेम किया, पूरी जाँच पड़ताल आपकी होगी एनुअल टर्नओवर की। दूसरा है स्पेशल ऑडिट कर सकता है 66 में। स्पेशल ऑडिट भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि स्पेशल केसेस में कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें कि स्पेशल ऑडिट की जाती है अंडर सेक्शन 66। तीसरा क्या कर सकता है? इंस्पेक्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है, आपका जो भी बिजनेस प्लेस है वहाँ पे जा कर के अगर वो चाहे तो इंस्पेक्शन कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है या खोजबीन कर सकता है। चौथा है कि वो डिमांड कर सकता है, स्टार्ट डिमांड एंड रिकवरी प्रोविज़न। वो रिकवरी के लिए अपने प्रोविज़न को स्टार्ट कर सकता है। रिकवरी माने वसूली कर सकता है। उसको जितना उसको समझ में आ रहा है कि अगर आपने टैक्स कम पे किया हुआ है, रिटर्न कम आपने जो है आपको जितना करना चाहिए था फाइल रिटर्न, आपने इसके हिसाब से चीज़ें नहीं की हुई हैं या कुछ भी गड़बड़ी है, तो वो रिकवरी की प्रोविज़न्स भी कर सकता है, आपसे रिकवरी मांग सकता है वो। फिर पांचवा क्या है? सिमिलर प्रोविजन रिगार्डिंग स्क्रूटनी आर एग्जिस्टिंग इन करेंट एक्साइज, वैट एंड सर्विस टैक्स लॉ। देखिए ये जो आपका स्क्रूटनी का ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये ऐसा नहीं है कि बहुत नया प्रोसेस है। ये आपका जो करंट एक्साइज ड्यूटी वगैरह होती है, वैट होती है, वैल्यू एडेड टैक्स, या सर्विस लॉ के जो सर्विस टैक्स के जो लॉज है ना, जिस तरीके से उसमें स्क्रूटनी होती है ना, वैसे ही इसमें भी स्क्रूटनी होती है। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोसीजर इसका नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है जो स्क्रूटनी में किया जाता है। So thus most of assessment provision under GST are similar to current indirect tax system. So जो भी current indirect tax system है तो उसमें जितना नॉर्मल प्रोसेस होते हैं स्क्रूटनी के किए जाते हैं वैसे ही इसमें किए जाते हैं। इसमें माने असेसमेंट अंडर GST में किए जाते हैं। फिर आपका दूसरा टॉपिक है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर GST। अब टॉपिक से ही आपको समझ में आ रहा होगा बेस्ट जजमेंट। बेस्ट का मतलब आपका 100%, मतलब अच्छे से अच्छा। जजमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप निर्णय लेते हो तो अपना दिमाग लगा करके ऑफिसर एक निर्णय लेता है, सबसे उत्तम आप बोल लो। बेस्ट माने उत्तम, जजमेंट माने निर्णय लेना। तो अपना सोच विचार करके जो असेसमेंट करने वाला ऑफिसर जो होता है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उत्तम से उत्तम या अति उत्तम बोल सकते हो, या जो चीज़ लेनी चाहिए, जो निर्णय उसको लेना चाहिए वो निर्णय लेता है। अब ये इसके अंदर में क्या होता है? इसके अंदर में देखो जो असेसिंग ऑफिसर होता है, इसको पूरा पढ़ते हैं क्योंकि ये स्टूडेंट की क्वेरी भी थी कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है। In the best judgment assessment, an assessing officer assesses based on his reasoning and using the information available.
इसमें क्या होता है, जो असेसिंग ऑफिसर होता है ना, वो असेस करता है मतलब मूल्यांकन करता है। कैसे मूल्यांकन करता है? उसके पास में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, वो इन्फॉर्मेशन कैसे अवेलेबल होगी? वो टैक्सेबल पर्सन से कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा, कुछ अपना IQ लगाएगा, कुछ रीजनिंग लगाएगा, रीजनिंग माने कैलकुलेट करेगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अपना खुद का दिमाग लगा करके वो असेसमेंट करेगा। इसमें दिमाग लगाता है वो खुद का, और the assessment will be made without any bias। वो bias नहीं होगा, मतलब ये जो पूरा असेसमेंट होगा वो अपना दिमाग लगा करके सारी चीज़ों को करेगा बिना biased हुए, पक्षपात किए बगैर। अब GST के अंदर में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 2 सिचुएशन में होता है। कब होता है? पहला सिचुएशन कब होता है कि जब टैक्सेबल पर्सन ने रिटर्न फाइल नहीं किया है। अगर कोई टैक्सेबल पर्सन है, उसे रिटर्न फाइल करना चाहिए और उसने रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो असेसिंग ऑफिसर है वो अपना दिमाग लगाएगा, अपना रीजनिंग लगाएगा और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। वो बताएगा कि भाई इनको इतना रिटर्न फाइल करना चाहिए, इनको इतना रिटर्न फाइल नहीं करना चाहिए, या इनका इतना लायबिलिटी बनता है। पहला केस। दूसरा केस, व्हेन अ पर्सन हैज़ नॉट रजिस्टर्ड फॉर GST। कोई व्यक्ति है जो कि एलिजिबल है GST में रजिस्टर होने के लिए, लेकिन एलिजिबल होने के बावजूद भी, लायबल होने के बावजूद भी उसने खुद को GST में रजिस्टर नहीं किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो असेसिंग ऑफिसर है वो क्या करता है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करता है। अब इसमें 2 केसेस होते हैं। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में 2 केसेस होते हैं। पहला होता है कि उनका असेसमेंट किया जाता है, मतलब उनका मूल्यांकन किया जाता है जो नॉन फाइलर्स हैं, जिन्होंने फाइल ही नहीं किया हुआ है रिटर्न, या अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स, ये पहला केस है। और दूसरा केस है असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। 2 केसेस हो गया ना। एक तो ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड है बट उन्होंने फाइल ही नहीं किया हुआ है रिटर्न, दूसरे ऐसे हैं कि जिन्होंने खुद को रजिस्टर ही नहीं किया है। 2 अलग अलग केसेस हो गए। तो पहला केस क्या है? देखिए, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का मतलब आप समझ लें कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो अपना रीजनिंग का इस्तेमाल करते हुए उसके पास में जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो असेसमेंट करता है, मूल्यांकन करता है, मूल्यों का आंकलन करता है, इवैल्यूएशन करता है। अब ये 2 स्थिति में होता है। पहली स्थिति ये है कि जब टैक्सेबल पर्सन ने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है, रजिस्टर्ड है लेकिन रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है। दूसरी स्थिति ऐसी है कि वो पर्सन रजिस्टर्ड ही नहीं है, हालांकि वो लायबल है, एलिजिबल है, बट वो उसने रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है। तो पहला केस डिस्कशन करते हैं। ये 62 के अंतर्गत में है। अब देखिए, इफ़ द रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन डज नॉट फाइल हिज रिटर्न ही विल बी सेंट नोटिस अंडर सेक्शन 62। अगर कोई पर्सन है, नॉन फाइलर्स की बात कही जा रही है, और उसने रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है, इवन विथ नोटिस, मतलब उसे नोटिस भेजी गई थी, उसके बावजूद भी उसने जो है रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो 62 अंडर सेक्शन 62 के तहत, मतलब GST एक्ट 2017 के सेक्शन 62 के तहत उसे नोटिस भेजी जाती है और उसको बोला जाता है कि आप रिटर्न अपना फाइल करें। इफ़ ही डज़ नॉट फाइल रिटर्न, अगर वो तब भी रिटर्न फाइल नहीं करता है, सो द प्रॉपर ऑफिसर विल असेस द टैक्स लायबिलिटी टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट। तो ऐसी स्थिति में जो प्रॉपर ऑफिसर है, मतलब उसको बोला जाएगा कि आप रिटर्न फाइल करो। अगर वो व्यक्ति रिटर्न फाइल कर देता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो खुद से अपने मूल्यों का आंकलन करेगा, मतलब सेल्फ असेसमेंट करेगा, और जिसको जितना समझ में आएगा टैक्स लायबिलिटी उसकी जितनी बन रही है वो अपना रिटर्न फाइल करेगा। अगर वो नहीं करता है तो जो SSC है, मतलब असेसिंग ऑफिसर है, उसको जो समझ में आएगा उसके हिसाब से, जो कानूनी रूप से ठीक लगेगा, जो उसके बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट होगा, वो उसके हिसाब से वो टैक्स लायबिलिटी का निर्धारण करेगा कि ये फला व्यक्ति है, इसका इतना टैक्स लायबिलिटी बन रहा है उसे, और इसे इतना पे करना होगा या चाहिए। सो ही विल असेस ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। और वो कैसे करेगा? अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से अवेलेबल होगी? ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, जो टैक्सेबल पर्सन होगा वो बताएगा कि उसने मंथली, उसने पूरे साल भर में कितना उसने सामान परचेज़ किया, आउटवर्ड इनवर्ड, सारा इन्फॉर्मेशन वो देगा। और उस अवेलेबल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए असेसिंग ऑफिसर बताएगा कि आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। इसमें एक चीज़ है, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर में एक चीज़ है कि इसमें आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है ऑफ बीइंग हर्ड। नोटिस ऑफ बीइंग हर्ड मे नॉट बी गिवन, डिफरेंट फ्रॉम सर्विस टैक्स लॉ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर ऐसा पाया जाता है कि आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए था, रिटर्न फाइल करना और आपने नहीं किया, तो
तो अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे तो आपको ये अवसर नहीं देगा कि आप जो है मौजूदा स्थिति में आप पेश हों और अपनी सफाई पेश करें। ऐसी सिचुएशन में क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो असेसिंग ऑफिसर आपको ये अवसर चाहे तो वो नहीं दे सकता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब आपकी सुनवाई नहीं होगी ऐसी स्थिति में, क्योंकि आप यहाँ पे कानूनी तौर पे गवर्नमेंट की नज़र में या उस असेसिंग ऑफिसर की नज़र में गलत माने जाएंगे। अब इसमें क्या है, दूसरा आगे पढ़ो। द असेसमेंट ऑर्डर विल बी इशूड विद इन 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। जो एनुअल रिटर्न जो भी तारीख होती है एनुअल रिटर्न की, तो उस तारीख से नेक्स्ट अगले जो 5 साल के अंदर में आपके लिए जो असेसिंग ऑफिसर है वो असेसमेंट कर सकता है। मतलब अगर ये समझो कि 2020 चल रहा है और आपने इस साल अपना असेसमेंट नहीं आप रजिस्टर्ड हो लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है, तो 2025 तक के बीच में ये जो असेसिंग ऑफिसर है वो आपको क्या कर सकता है, नोटिस भेज सकता है। और आपको वो चाहे तो वो अवसर भी नहीं देगा क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो, चाहे तो वो आपको कोई अपॉर्चुनिटी अवसर नहीं देगा कि आप पेश हो और अपनी सफाई में अपनी दलील में कुछ पेश करो। और ऐसी स्थिति में वो जो टैक्स लायबिलिटी का निर्धारण करेगा वो आपको देना पड़ेगा। मतलब वो अपने बेस्ट ऑफ जजमेंट जो भी उसका रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो भी वो सोचेगा या जो भी वो टैक्स लायबिलिटी आपको बोलता है आप उसे स्केप नहीं कर सकते हो। 2026 में ये नहीं होगा। मतलब वो 2020 का अगर आपका डेट है तो मैक्सिमम 5 साल तक में मतलब वो इशू कर सकता है असेसमेंट ऑर्डर। ठीक है, एक ये हो गया असेसमेंट फॉर नॉन फाइलर्स के लिए। अब फाइलिंग ऑफ वैलिड रिटर्न, अब इसमें क्या चीज़ें हैं। अब इन्होंने बोल दिया कि भाई आपको इतना देना है, मतलब आपको आपकी इतनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेगा, जो टैक्सेबल पर्सन होगा वो अपना टैक्स लायबिलिटी को दे करके मुक्त हो जाएगा, रिटर्न फाइल करेगा। अब वो क्या है, मतलब वो वैलिड माना जाएगा। अगर नोटिस सेक्शन 62 के अंतर्गत में असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस दिया कि आपको इतना टैक्स लायबिलिटी बन रहा है आप दो, और 30 दिन के अंदर में अगर उन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया तो वो वैलिड रिटर्न माना जाएगा। His taxable files a valid return within 30 days from the above assessment order, then the best judgment assessment order will be withdrawn। तो ऐसी स्थिति में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ कर दिया जाएगा। टैक्सेबल पर्सन ने अगर 30 दिन के अंदर में वैलिड रिटर्न फाइल कर दिया, खुद ब खुद उसने फाइल कर दिया, तो जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर है वो विड्रॉ हो जाएगा। अब ये क्या है, वैलिड रिटर्न इंक्लूड्स रिटर्न विद द पेमेंट ऑफ ऑल ड्यू टैक्सेस। वैलिड रिटर्न का मतलब क्या, वैलिड रिटर्न का मतलब ये कि जितने भी उसके टैक्सेस ड्यू थे जो उसको पे करने थे वो सारे वो ईमानदारी के साथ में पेमेंट कर दे। तो जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में जो असेसिंग ऑफिसर ने अगर बोला कि भाई आपको इतना टैक्स पे करना है, तो वो टैक्स लायबिलिटी इनकी वहाँ पे विड्रॉ हो जाएगी, वो वापस ले लेंगे। अगर ईमानदारी से असेसी मतलब टैक्स पेयर खुद ही 30 दिन के अंदर में वो आपको दे दे, मतलब नोटिस जारी की जाएगी। मैं एग्जांपल से भी आपको भी समझा देती हूँ, बट अभी पहले इसको आप समझ लो। वैलिड रिटर्न इंक्लूड रिटर्न अलॉन्ग विद पेमेंट। अगर उन्होंने वैलिड तरीके से पेमेंट कर दिया, ड्यू सारे टैक्सेस अपने भर दिए, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में जितनी वैल्यूएशन मतलब जितना उन्होंने बोला है कि भाई आपको इतना पेमेंट करना है, तो वो विड्रॉ हो जाएगा। हाउएवर लेट फीस या पेनाल्टी या इंटरेस्ट वगैरह पे किया जा सकता है बेस्ट जजमेंट ऑर्डर के बेसिस पे। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब आप वापस से एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से आप समझ लो कि सपोज़ करो कि 2020 चल रहा है और आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है। आपको सेक्शन 62 के अंदर में असेसिंग जो ऑफिसर है वो नोटिस जारी करके बोलता है कि आपकी इतनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, आपने क्यों पे नहीं किया हुआ है। तो आपके पास में नोटिस आ गई तो आपने क्या किया कि भाई 30 दिन के अंदर आपने क्या किया, अपने आप फटाफट आपने अपनी सारी लायबिलिटी को पे कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, पे कर दिया, सारे टैक्स ड्यूज़ जो भी थे आपके सब कुछ आपने ख़त्म कर दिया वैलिड रिटर्न के साथ, मतलब वो वैलिड रिटर्न माना जाएगा। तो जो ये था मतलब जो असेसिंग ऑफिसर था, सपोज़ इसने बोला कि भाई आपने 20,000 रुपये, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, 20,000 रुपये आपने पे नहीं किया है और मेरे हिसाब से मेरा बेस्ट जजमेंट ये है कि आपको 20,000 की आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, रिटर्न आपको इतना पे करना है और जल्दी से जल्दी आप ये पे करें, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चुपचाप आपने क्या किया कि आपने ये अमाउंट चुपचाप पे कर दिया बिना किसी सवाल जवाब के, तो वो आपका वैलिड रिटर्न के अंतर्गत में आ जाएगा, 30 डेज़ के अंदर में। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपको फिर भी मे बी शायद ऐसी स्थिति में क्योंकि आपने लेट पे किया हुआ है तो आपको पेनाल्टी वगैरह इम्पोज किया जा सकता है। बट इन केस अगर आप नहीं करते हो 30 दिन के अंदर में रिटर्न फाइल, तो भाई जो फिर ये अपने हिसाब से बताएंगे उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा।
वो कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। अगर आपका 20,000 है तो उसको बढ़ा करके ये इसको 50,000 भी कर सकते हैं, 60,000 भी कर सकते हैं। वो अपने हिसाब से उसको घटा बढ़ा देंगे, पेनाल्टी अलग से वो घटाएंगे बढ़ाएंगे। ये समझ में आ गया। अब देखो असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसमें क्या है कि इसमें एक फ़ायदा होता है कि जो टैक्सेबल पर्सन होता है ना, उसे अपॉर्चुनिटी दी जाती है, एक नोटिस दे करके उनकी सुनवाई की जाती है। मतलब आपको एक मौका दिया जाता है कि आप अपनी सुनवाई में कुछ रखो, कुछ पेश करो। अगर आपकी सुनवाई से असेसिंग ऑफिसर संतुष्ट हो जाता है तो इसमें आपको छूट भी मिल जाती है। इस स्थिति में, अनरजिस्टर्ड पर्सन वाली स्थिति में, इस स्थिति में आपको सुनवाई नहीं मिलती है। नॉन फाइलर्स वाले में, जो आप रजिस्टर्ड हो, अगर आपने फ़ाइल नहीं किया है तो आपकी कोई सुनवाई नहीं है। अब इसमें क्या है, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसको आप देख लो। दिस इज़ कंसर्निंग अ टैक्सेबल पर्सन हु फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इवन दो ही इज़ लिएबल टू डू सो। ऐसी स्थिति में क्या है, अगर टैक्सेबल पर्सन है, अगर मतलब उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है बट उनका रजिस्ट्रेशन अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, वो लायबल हैं बट वो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है किसी वजह से, तो ऐसी स्थिति में ये वाला असेसमेंट होता है। इसमें क्या है कि द ऑफिसर विल असेस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ रेलिवेंट टैक्स पीरियड टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट। तो ऑफिसर क्या होगा कि वो टैक्स लायबिलिटी को बताएगा, जितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है टैक्स पीरियड के को देखते हुए अपना बेस्ट जजमेंट करेगा, अपना उत्तम से उत्तम सर्वोत्तम निर्णय लेगा, आपके तमाम इन जानकारियों को पढ़ के, देख के, समझ के, और वो इशू कर सकता है ये असेसमेंट ऑर्डर 5 साल तक, मतलब 5 साल के अंदर अंदर, जिस दिन आपका एनुअल रिटर्न जब आपको फाइल करना था, जिस डेट को, उस डेट से लेकर के 5 साल के अंदर अंदर में वो इस असेसमेंट ऑर्डर को क्या कर सकता है, इशू कर सकता है। जब आपने जिस साल आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है या आपने टैक्स पे नहीं किया हुआ है, उस साल से लेकर के अगले 5 साल के भीतर अंदर अंदर जो असेसिंग ऑफिसर है वो आपसे बोल सकता है कि आप टैक्स पे करें, और अपना खुद का वो स्वयं से वो निर्णय लेकर के बोलेगा। लेकिन इस स्थिति में आपको एक अवसर दिया जाता है कि आप पेश हों और अपनी दलीलों को रखें कि आपने क्यों टैक्स पे नहीं किया हुआ है। अगर आपकी दलीलों से सेटिस्फाई होता है असेसिंग ऑफिसर, तो इसमें आपको थोड़ा सा पेनाल्टी कम भी मतलब इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टैक्सेबल पर्सन विल रिसीव अ शो कॉज नोटिस एंड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर। वो कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले आपको एक अवसर देगा सुनवाई करने के लिए, ठीक, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हो, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए आपने टैक्स पे नहीं किया हुआ है। अब क्या है, इफ इट इज़ फाउंड दैट ही डिड नॉट रजिस्टर when he was liable to, then demand and recovery of unpaid taxes will commence and the penalty for non registering will also apply। अगर ये पाया जाता है कि वो लायबल था रजिस्टर होने के और फिर भी उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो ऐसी सिचुएशन में जितना उसने टैक्स पे नहीं किया हुआ है उसकी रिकवरी भी करी जाएगी और उस पर पेनाल्टी भी इम्पोज किया जाएगा। और क्यों पेनाल्टी, इसलिए क्योंकि उसको रजिस्टर कराना चाहिए था खुद को, लेकिन उसने नहीं कराया, तो पेनाल्टी भी इम्पोज की जा सकती है। अब आगे क्या, ये बिल्कुल महाराष्ट्र का जो वैल्यू एडेड टैक्स का जो लॉ है, बिल्कुल उसी तरीके से ये काम करता है। दिस शोज़ दैट इवन अनरजिस्टर्ड पर्सन विल बी असेस्ड टू कीप अ चेक ऑन द एलिजिबिलिटी ऑफ नॉन रजिस्टरिंग। मतलब ये पूरा चेक करते हैं कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं वो एलिजिबल हैं, फिर भी रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं कराया हुआ है, उनको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, पेनल्टी वगैरह इम्पोज करते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ समझिए आप लोग कि सरकार क्यों इतना पीछे पड़ जाती है लोगों को, क्योंकि सरकार के पास अपना खुद का धन, खुद का पैसा नहीं होता है। उनकी राजस्व, जिसको आप बोलते हो ट्रेजर, उनका जो खजाना होता है वो हमारे द्वारा दिए गए टैक्स से ही भरता है, और उनको जो सैलरी वो देते हैं अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, वो खजाने से ही दिया जाता है, राजस्व से ही दिया जाता है। तो उनके पास उनका खुद का इनकम का तो कोई सोर्स है नहीं, ले दे के टैक्स ही है, तो इसलिए प्रॉपर वो टाइमली टैक्स जो है वो लेते हैं लोगों से। फिर नेक्स्ट है समरी असेसमेंट। अब ये क्या है, दिस इज़ डन व्हेन द असेसिंग ऑफिसर हैज़ सफिशिएंट ग्राउंड टू बिलीव एनी डिले इन असेसिंग द टैक्स लायबिलिटी कैन हार्म द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। समरी असेसमेंट क्या होता है, कोई असेसिंग ऑफिसर है, अगर उसे लगता है कि ये फला व्यक्ति है, ये टाइम से
अपना टैक्स लायबिलिटी पूरा नहीं कर रहा है, अपना टाइम से वो टैक्स जमा नहीं कर रहा है और इससे राजस्व को, रेवेन्यू को हार्म पहुंचा रहा है ये आदमी या ये व्यक्ति, इसका बिजनेस, इसका फर्म, ये टाइम से टैक्स जमा नहीं कर रहा है और ये घपलेबाजी कर रहा है, ये डीले कर रहा है, जान के डीले कर रहा है और इससे जो सरकार का राजस्व है वो खतरे में आ रहा है या कम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में समरी असेसमेंट वो असेसिंग ऑफिसर कर सकता है। क्यों करता है? ताकि वो रेवेन्यू को प्रोटेक्ट कर सके, मतलब अपने राजस्व के इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट कर सके। ऐसी स्थिति में समरी असेसमेंट पास किया जा सकता है, बट उसके पास में प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए और ये काम करने के लिए उसको प्रॉपर प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर से। तो एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल से या जॉइंट कमिश्नर से प्रॉपर प्रायर परमिशन लेकर के वो सेल्फ असेसमेंट करता है। जैसे विजय माल्या का केस हुआ था हाल ही में, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था कि उनको जितना टैक्स पे, विजय माल्या को तो ये केस बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, इनके अलावा बहुत सारे हमारे देश में ही बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे सेल्फ असेसमेंट होता है, मतलब कि जितना टैक्स उन्हें पे करना चाहिए उतना टैक्स वे पे नहीं करते हैं, जिनकी वजह से जो असेसिंग ऑफिसर होता है वो पूरे प्रूफ के साथ में, एविडेंस के साथ में समरी असेसमेंट करते हैं। ये काफ़ी फास्ट ट्रैक असेसमेंट होता है और इसमें देखिए, इसको पढ़ें आप क्या लिखा है। समरी असेसमेंट मीन्स अ फास्ट ट्रैक असेसमेंट बेस्ड ऑन रिटर्न फाइल्ड बाय असेसी। जो रिटर्न फाइल करता है असेसी, उसके आधार पर ये समरी असेसमेंट किया जाता है। काफ़ी फास्ट ट्रैक असेसमेंट होता है, प्रायोरिटी बेसिस पे ये किया जाता है, बिना किसी डिले के ये किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर ये समरी असेसमेंट नहीं किया गया तो सरकार के राजस्व में, सरकार का जो खजाना है या जो टैक्स है जो उसे पे करना चाहिए उसमें लॉस हो सकता है। इसलिए फटाफट सारे काम को छोड़ते हुए, सारे और असेसमेंट को छोड़ते हुए समरी असेसमेंट किया जाता है। ये किन केसेस में होता है? जब कोई व्यक्ति डिफ़ॉल्टर घोषित होने वाला होता है, दिवालिया घोषित होने वाला होता है या भागने वाला होता है। जैसे कि कोई भागने वाला है, हमें पता चल जाए कि ये अगले महीने भागने वाला है या ये दिवालिया को तो घोषित करने वाला है, तो ऐसी स्थिति में फटाफट समरी असेसमेंट हो जाता है। इसलिए लिखा हुआ है समरी असेसमेंट इज़ यूजुअली डन इन केस ऑफ डिफ़ॉल्टिंग, डिफ़ॉल्टर के केस में, या एब्सकॉन्डिंग टैक्स पेयर। कोई ऐसा टैक्स पेयर है जो भागने वाला है, पलायन करने वाला है, या कुछ ऐसा स्थिति पैदा हो रही है कि वो टैक्स से बचने के लिए सब कुछ बहुत घपलेबाजी करने वाला है, तो फटाफट सारे असेसमेंट को छोड़ करके समरी असेसमेंट होता है। अब इसमें कुछ विड्रॉवल होता है। विड्रॉवल क्या है? द टैक्स पेयर कैन अप्लाई विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर if he proves to the additional or joint commissioner that the order was wrongly passed, then the order will be cancelled। टैक्स पेयर को 30 दिन का समय दिया जाता है और 30 दिन के अंदर अंदर में वो ये अप्लाई कर सकता है कि विड्रॉ हो जाए उसका समरी असेसमेंट। मतलब अगर कोई टैक्स पेयर को ये बोला जा रहा है कि आपका समरी असेसमेंट होने वाला है, तो 30 दिन के अंदर अंदर में, मतलब टैक्स पेयर अप्लाई कर सकता है। 30 days के अंदर अंदर में नोटिस दी जाती है ना प्रॉपर, तो रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर या नोटिस दी जाती है, तो वो क्या करता है कि 30 दिन के अंदर अंदर एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर को बोल सकता है कि ऑर्डर आपने जो पास किया ये गलत है, इसको कैंसिल करना चाहिए, इसको विड्रॉ आप करें, वो रिक्वेस्ट कर सकता है 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। दूसरा क्या है कि द एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर कैन ऑन हिज ओन कैंसिल द ऑर्डर इफ़ ही इज़ अ ओपिनियन दैट इज़ रॉन्गली पास्ड। तो कभी कभी किन्हीं केसेस में क्या होता है कि जो एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर खुद से इस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, मतलब समरी असेसमेंट को कैंसिल कर सकते हैं अगर उन्हें ये लगे कि भाई ये ऑर्डर गलत तरीके से पास हो गया है, ये व्यक्ति भागने वाला नहीं है या डिफ़ॉल्टर या एब्सकॉन्डिंग का केस नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में वो खुद ब खुद कैंसिल कर सकते हैं। पोस्ट दिस, मतलब इसके पहले क्या है, डिमांड एंड रिकवरी प्रोविजन अंडर सेक्शन 73 एंड 74 विल बी एप्लीकेबल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैक्स नहीं देंगे, इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर धारा 73 और धारा 74 लगेगा। 73 74 क्या है? मतलब धारा, मतलब आईपीसी की धारा नहीं, ये जीएसटी की धारा की बात मैं कह रही हूँ। मतलब इसके तहत उनका रिकवरी प्रोविज़न चलेगा। ठीक है, उनका समरी असेसमेंट नहीं होगा, लेकिन 73 और 74 के अंतर्गत में उनका रिकवरी किया जाएगा, जो भी टैक्स उनकी लायबिलिटी बन रही है उनको देना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, दस वी सी द मोस्ट ऑफ असेसमेंट प्रोविजन अंडर जीएसटी आर सिमिलर टू करंट इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। जो करंट इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है उसके सारे जो प्रोसीजर्स हैं जीएसटी के सारे कुछ सेम है, ऐसा कुछ नया नहीं आया हुआ है जो कि पहले नहीं था या अभी नहीं है। सारी चीज़ें बहुत पहले भी थी, मतलब जब जीएसटी नहीं आया था और पहले इनडायरेक्ट टैक्स था तो उस टाइम भी ऐसे ही रिकवरी होती थी, ऐसे ही असेसमेंट होते थे। यहाँ पे कुछ मैंने स्टार में मेंशन किया हुआ है, इसे आप पढ़ लें।
ये क्या चीज़ है। ऑफन समरी असेसमेंट आर कैरीड आउट इन सिचुएशन वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द टैक्सेबल पर्सन कंसर्न इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। समरी असेसमेंट कुछ केसेस में किए जाते हैं जहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब आइडेंटिफाई नहीं होता है, ये लगता है कि ये टैक्सेबल पर्सन है, ये कुछ घपलेबाजी कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स आइडेंटिफाई नहीं होता, तो वहाँ पे भी समरी असेसमेंट कर देते हैं। या कुछ केसेस और भी होते हैं जैसे कि द पर्सन इन चार्ज ऑफ गुड्स विल बी डीम्ड टू बी टैक्सेबल पर्सन, ही विल बी असेस्ड एंड हेल्ड लिएबल टू पे टैक्स इन अमाउंट ड्यू अंडर समरी असेसमेंट। सो दिस प्रोविजन इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर सर्विस। देखिए दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक गुड्स होता है और दूसरा होता है सर्विस। ये चीज़ सर्विस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये गुड्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है समरी असेसमेंट। मतलब अगर आपकी कंपनी गुड्स बना रही है, गुड्स का सेल कर रही है और किसी वस्तु का सामान मतलब कोई प्रोडक्ट बना रही है या प्रोडक्ट का सेलिंग और परचेजिंग, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे समरी असेसमेंट होता है। सो गाइज़ आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, क्या डिफरेंस है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी, आई होप कि उनकी क्वेरी रिजॉल्व हुई होगी। लेक्चर अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर ज़रूर कर लेना, बिकॉज शेयरिंग इज़ गाइज केयरिंग। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं।